हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसके झा सर के मैथ प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 27 को। ठीक है, 26 तक का मैं डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है, तो उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ए रहा, देखिए। बोल रहा है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है, जिसके बीचों बीच एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है, जिसका क्षेत्रफल 1400 मीटर स्क्वायर है, तो रास्ते का चौड़ाई ज्ञात करो। मेरे दोस्त, सबसे पहले तो डिसाइड करो कि रास्ता एक बना है कि दो बना है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके बीचों बीच एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है, इससे साफ क्लियर होता है कि रास्ता दो है, क्योंकि जब समान चौड़ाई कह दिया तो दो होगा तभी ना बोल रहा है कि समान चौड़ाई का रास्ता है। अगर एक रास्ता होता तो डायरेक्ट बोल देता कि एक रास्ता बना है। यहाँ पर लिखने की क्या जरूरत थी कि बीचों बीच एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है। ठीक है, इस पॉइंट को आप पकड़िए। ठीक है, तब आपका क्वेश्चन बनेगा आसानी से, यानी कि दो रास्ता है जिसका चौड़ाई समान है। यहाँ पर मैं पार्क बना देता हूं, आयताकार मैदान, माफ कीजिएगा, यहाँ पर मैदान है। यहाँ पर लंबाई दिया है 100 मीटर, चौड़ाई दिया है 50 मीटर। इसके बीचों बीच दो रास्ता बना है, एक रास्ता ऐसे है, ठीक है, और एक रास्ता ऐसे है। ठीक है, क्योंकि बीचों बीच रास्ता को बनाना है, थोड़ा सा ड्राइंग में इधर उधर हो सकता है, तो उसको आप लोग मेंटेन करके देख लीजिएगा, ये नहीं कि सीधा सीधा बीच में ही होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि इसके लिए भी चौड़ाई x है और इसके लिए भी चौड़ाई x ही है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। देखिए, हरा वाला जो कलर कर रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा। इस रास्ते की मैं बात कर रहा हूं, तो इसके लिए लंबाई क्या होगा, तो मेरे दोस्त लंबाई ए वाला पोर्शन होगा। ए जो मैं कलर कर रहा हूं हरा से, ये हो जाएगा लंबाई। तो लंबाई इतना बराबर कितना दिया है 50 और चौड़ाई आपको 50 दिया है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो जाएगा, इस रास्ते का एरिया यानी 50x। ठीक है, प्लस अगर इस एरिया की बात किया जाए, इस रास्ते की एरिया का, तो इसके लिए लंबाई कितना हो जाएगा, तो ए पॉइंट आपको इस भुजा की लंबाई इस भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि समांतर है और बराबर है, तो लंबाई हो गया 100 और इसके लिए भी चौड़ाई x ही है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई आपका हो जाएगा एरिया। इतना एरिया हो गया। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए इसमें, यहां पर देखिए जो मैं पीला कलर से कलर कर रहा हूं बीच में, ये एरिया तो दोनों में कॉमन आ जा रहा है मेरे दोस्त। इतना जो पोर्शन है ये दोनों में कॉमन आ जा रहा है, तो इसको हम लोग कर लेंगे माइनस। ठीक है, तो इसको कर लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसके लिए भी लंबाई x है और चौड़ाई x ही है। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई आपका हो जाएगा एरिया। अब इतना के बराबर आपको दिया है कि जिसका क्षेत्रफल 1400 मीटर स्क्वायर है, तो लिख दीजिए 1400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन बन गया, निकालना रह गया x का वैल्यू, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई पूछ रहा है। तो आइए निकालते हैं सेकेंडों में। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया आपको 150, तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 150x और प्लस आपको हो जाएगा 1400। आपको आ गया दीर्घात समीकरण। तो हम लोग दीर्घात समीकरण हल नहीं करेंगे, क्योंकि इतना सुंदर सुंदर जब ऑप्शन दिया है तो डायरेक्ट ऑप्शन ही रख देंगे। जैसे देखिए 5 रख देता हूं, तो कितना हो जाएगा 50, 25 माइनस 15, 5 75, 750 प्लस 1400। काट कूट के 0 आएगा, ये तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, 10 रखिए, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 150 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 1400, कितना हो गया, ये 15 दाह में हो जाएगा आपको 150 दाह में 1500 और 1500 में 100 चला जाएगा। अच्छा, 1400 एक 1500 और 1500 माइनस में कट कुट के 0 आ गया, यानी समीकरण सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, समीकरण सेटिस्फाई हो गया, तो आपका राइट आंसर हो गया 10 मीटर। ठीक है, चाहो तो आप दीर्घात समीकरण हल कर सकते हो मेरे दोस्त। इतना सुंदर सुंदर ऑप्शन दिया रहता है, तो ऑप्शन का सहारा लो, दीर्घात में मत फंसो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, तो सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मेरे समझ से तो 5वीं दफा आ रहा है। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट आंसर 2000 आपको मारना चाहिए, लेकिन आप तो वीडियो देखते नहीं हो रेगुलर। ठीक है, तो कहां से मारोगे, जैसे समझो
कि दिया है कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 15.25 है, तो धनराशि क्या होगी। आपको बताए हैं कि CI माइनस SI बराबर होता है P इंटू R बटे में 100 का होल स्क्वायर। ये होता है आपको फॉर 2 ईयर। ठीक है, अगर 3 वर्ष के लिए आपसे पूछा जाए तो CI माइनस SI बराबर होता है P और R बटे में 100 का होल स्क्वायर, और इसमें एक्स्ट्रा गुणा हो जाता है 300 प्लस R बटे में 100। ठीक है, तो इस सूत्र पर बैठा दीजिए। ये हो गया 3 वर्ष के लिए फॉर 3 ईयर्स। बैठाइए, आंसर ले आइए। CI माइनस SI कितना दिया है 15.25, तो लिख दीजिए 15.25। तो हम दशमलव हटाकर बट्टे में 100 लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर P पूछ रहा है, R कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 100 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाई 100, 300 प्लस R, तो R कितना है 5%। यहाँ पर देखो ना, तो हो जाएगा 305 बट्टे में 100। काट कूट लीजिए, आपका आंसर आ गया। कटाइए, 100 से 100 कैंसिल, 25 चौके 100, 5 6 के 30, 5 इकाई 5, 5 20 से 100। ठीक है, तो P बराबर कितना हो गया 1525 मल्टीप्लाई बाई 80 बट्टे में 61। ठीक है, 61 आपको बाटा में हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज देखिए कि 61 तो आपका आ गया प्राइम नंबर, तो यहाँ पर तो विभाज्यता के नियम कोई काम करेगा नहीं। ठीक है, भागा देना पड़ेगा 1525 में, तो 61 से 1525 में आप 61 से भाग दोगे तो कितना आता है। अरे मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को मैं 5वीं दफा बता रहा हूं, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। 61 से 25 बार में कटाए थे, भागा दिए थे उस बार, लेकिन इस बार डायरेक्ट कटा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाते बनाते आइडिया लग जाना चाहिए। ठीक है, तो होगा 25, और 25 में जब आप 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 25 वाट है 200, और 200 पर एक शून्य बैठा दीजिए, आपका आ गया 2000 यानी 2K। 2000 पहले ही बता दिए थे ना कि 2000 आंसर होगा। ठीक है, ये मुझे याद हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, बोल रहा है कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 बट्टे में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। देखो, एक चीज आपको समझाए थे, फिर समझा दे रहा हूं कि अगर साइन थीटा कोस थीटा के फॉर्म में ऐसा कुछ दिया रहे तो हम लोग थीटा बराबर डायरेक्ट पुट करते हैं, पुट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर कॉट कोसेक दिया रहे, जैसे यहाँ पर दिया है कॉट कोसेक, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं पुट थीटा बराबर 30 डिग्री। अगर टैन सेक दिया रहे, टैन और सेक ऐसा कुछ दिया रहे, तो हम लोग 60 डिग्री पुट करते हैं। ऐसे तो कुछ भी आप पुट कर सकते हो, लेकिन आपको ये सब वैल्यू पुट करोगे ना तो मेरे दोस्त आपका रिजल्ट डेविएट नहीं होगा, एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। आपको दोबारा तिबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इतना रख के देखें, 30 रख के देखें, 45 रख के देखें, 60 रखें, 90 रखें। नहीं मेरे दोस्त, अगर इस पॉइंट को आप लोग याद रखते हो तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करोगे, एग्जैक्ट आपका आंसर मैच करेगा। जैसे देखिए, यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, कॉट कोसेक दिया है तो 30 डिग्री। ठीक है, पुट करिए, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3, तो हो जाएगा √3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2। ये सब तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं, ये नहीं कि मैं वैल्यू आपका लिखूं। ठीक है, और 1 है तो -1, नीचे तो सेम टू सेम है, सिर्फ प्लस माइनस किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3, यहाँ पर -2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। देखो तो कितना आ गया √3, 2 में से 1 गया 1, तो √3 + 1 बटे में √3, यहाँ पर 2 घट जाएगा तो -1 बच जाएगा। अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहें तो √3 - 1 के कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा करके इसका रेशनलाइज कर दो, यानी परमेकरण कर दो। परमेकरण तो आता होगा मेरे दोस्त कि हर में जो संख्या दिया रहता है, यानी √3 - 1 है तो ऊपर हम √3 + 1 और नीचे √3 + 1 से गुणा कर देंगे, यानी √3 - 1 के कंजुगेट से गुणा कर दिया जाता है ऊपर नीचे। यही आपका रेशनलाइजेशन कहलाता है, परमेकरण कहलाता है। ठीक है, तो ऊपर क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab, तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 314, और 2ab तो 2√3, और बट्टे में क्या हो गया, a - b और a + b, तो a - b × a + b बराबर क्या होता है, a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 गया, कितना आया 2, तो यहाँ पर 2 से कटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 + √3। अब ऑप्शन चेक कीजिए, जैसे पहला ऑप्शन लेते हैं ए वाला, तो ऑप्शन चेक कर रहे हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री रखना है, तो 1 + cos 30 डिग्री का कॉस माफ कीजिएगा, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, और sin 30 का वैल्यू कितना होता है sin 30 1/2, 1/2, तो हल कर लीजिए, हो जाएगा 2 + √3
बट्टे में 2 और 2 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे, तो 2 2 कैंसिल आ गया। आपका पहले ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, 2 + √3। तो आपका आंसर कौन बना? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 क्या कह रहा है, सुभाष, प्रसाद, अमर के उम्रों का योग नहीं माफ कीजिएगा, अनुपात दिया है। ठीक है, यानी रेशियो क्रमशः 3, 6, 7 के अनुपात में है। यदि प्रसाद एवं अमर के उम्रों का अंतर 10 वर्ष है तो सुभाष एवं प्रसाद के उम्रों का अंतर कितना होगा? सुभाष प्रसाद 3 30 वर्ष। देखो कैसे, यहाँ पर सुभाष है, प्रसाद है, अमर है, 3:6:7 में है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है प्रसाद अमर के उम्रों का अंतर 10 है। प्रसाद है ए और ए अमर है। मेरे अकॉर्डिंग एक यूनिट का अंतर आया यानी रेशियो के टर्म्स में, लेकिन क्वेश्चन का आ रहा है कि 10 वर्ष है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका आ गया 10 वर्ष। तो अब पूछ रहा है कि सुभाष एवं प्रसाद के उम्रों का अंतर। तो मेरे दोस्त, सुभाष और प्रसाद के उम्रों के अंतर के बीच कितना का डिफरेंट है, यानी उसके रेशियो में कितना का डिफरेंट है? 3 यूनिट का। अरे मेरे दोस्त, सुभाष और प्रसाद के बीच उनके रेशियो में कितना का डिफरेंट है? 3 यूनिट का। जबकि 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 × 10 यानी 30 वर्ष। आइए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। गुणा कर दो डायरेक्ट तिर्यक, क्योंकि x का वैल्यू पूछ रहा है यार, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा? रखो, या फिर हल नहीं कर लो यार, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा तिर्यक गुणा कर दो तो हो जाएगा 160 - 10x बराबर हो जाएगा 22x। तो कितना हो जाएगा? 22 × 10 = 32, तो 160 बराबर हो गया 32x। तो x बराबर कितना हो गया? 160 बट्टे में 32 यानी 32 × 5 = 160। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। ठीक है, स्टार मुझे बनाने नहीं आ रहा है, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। बोल रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है। यहाँ पर कुछ लैंग्वेज मिस किया है। ठीक है, मैं समझाता हूँ क्या होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेने दीजिए। जिसके कारण उसका औसत जो है 0.4 रन बेहतर हो जाता है, तो अंतिम मैचों में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर 2 चीज समझो। बल्लेबाज का औसत बराबर क्या होता है? टोटल रन बटे में टोटल पारी, यानी कितना रन मारा उसमें अगर टोटल पारी से डिवाइड कर देंगे तो बल्लेबाज का औसत आ जाता है, औसत रन। ठीक है, अगर गेंदबाज की बात करें, गेंदबाज का औसत तो होता है टोटल रन यानी कितना रन दिया, और टोटल विकेट बट्टे में टोटल विकेट यानी कितना विकेट लिया। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन बन गया। बोला है कि अंतिम मैचों में उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या ज्ञात करें। तो हमने मान लेते हैं कि x विकेट लिया था। ठीक है, एकदम आराम से समझिए क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त x विकेट लिया और उसका औसत दिया है 12.4। तो देखो तो गेंदबाजी का औसत 12.4 है और टोटल रन बट्टे में विकेट आपको x मान दिए हैं, तो टोटल रन कितना हो जाएगा? 124 12.4 × x। ठीक है, तो टोटल रन कितना हो गया? टोटल रन हो गया आपको 12.4 रन। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। बोल रहा है कि प्रति विकेट है 5 विकेट प्रति 26 रन लेता है। यहां पर कुछ मिस किया है, यहां पर लिखना चाहिए कि 5 विकेट लेकर 26 रन देता है। ठीक है, लेगा रन मेरे दोस्त, गेंदबाजी कर रहा है तो रन लेगा कि रन देगा? आप खुद सोचो कि आप गेंदबाजी कर रहे हो, आप गेंदा फेंक रहे हो। ठीक है, तो आप विकेट लोगे ना कि रन लोगे? रन तो वो लेगा जो बैटमैन रहेगा, यानी जो क्रीज पर रहेगा, तो आप रन दोगे। ठीक है, तो यहां पर रन लेता नहीं देता है। ठीक है, 5 विकेट प्रति 26 रन करने का मतलब कि 5 विकेट लेकर 26 रन दिया। इसका लैंग्वेज यहां पर ए होना चाहिए था। ठीक है, तो मेरे दोस्त टोटल रन तो आपको 12.4x है, यहाँ पे x है क्योंकि टोटल रन बराबर हो जाएगा औसत × टोटल विकेट, तो 12.4x। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल रन था 12.4x, लेकिन 26 रन और दे दिया। ठीक है, तो इतना आप टोटल रन हो गया। तो विकेट अब कितना होगा? टोटल रन बट्टे में टोटल विकेट कर देंगे तो गेंदबाजी का औसत आ जाएगा कि नहीं? यहाँ पर देखो कि टोटल रन
बट्टे में टोटल विकेट कर देंगे तो गेंदबाजी का औसत आ जाएगा। तो पहले विकेट x था, अब विकेट कितना हो गया, 5 विकेट और ले लिया, ठीक है। तो इतना बराबर आ जाएगा औसत। लेकिन औसत में कह रहा है कि पहले औसत 12.4 था, तो अब 0.4 रन बेहतर हो जाता है, उतना आपको बेहतर कर लेता है, तो अब उसका औसत कितना हो जाएगा, 12.4 माइनस 0.4 यानी कि 12। यानी इतना बेहतर करने का मतलब कि 0.4 रन आपको घटाया है औसतन, ठीक है। गेंदबाजी आपका करेगा तो वो सोचेगा कि कम से कम रन दे, कि सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा रन दे। मेरे दोस्त खुद सोचो कि गेंदबाज है तो वो सोचेगा कि कम से कम रन दे, तो 0.4 रन बेहतर हो जाता है, कि मतलब हुआ कि औसत पहले 12.4 रन प्रति विकेट था, तो अब हो गया 0.4 घटा दिए तो 12 रन प्रति विकेट हो गया। देखो अब आपका क्वेश्चन बन गया, समीकरण तो आ गया, हल कर लीजिए। इसको चाहो तो आप एलिगेट करके भी बना सकते हो, लेकिन उससे ये आसान है, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 12.4x प्लस 26 बराबर 12x प्लस 12 5 60, कितना हो गया, 12x घट गया तो कितना बच गया, 0.4x बराबर 26 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस 26, 60 माइनस 26, 60 माइनस 26 34, 34 6 40 20 60, ठीक है 34। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.4x का मतलब हो गया 4 बट्टे में 10x बराबर आके आपका 34, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 34 मल्टीप्लाई बाई 10 बट्टे में 4 यानी 3400 नहीं, माफ कीजिएगा 340, क्योंकि मैं भी कुछ बोल देता हूँ। 340 बट्टे में 4 तो कितना हो जाएगा, 4 8 32, बचा कितना 2 4 5 20 यानी 85 विकेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप लोग 2 बार देखेंगे, ठीक है, 85 रन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये उससे भी भयंकर क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन है, हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं। देखो बोला है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, समीकरण के p क्यू मूल हो तो माइनस पी स्क्वायर बटे में क्यू एव माइनस क्यू बटे में p मूलों वाला समीकरण है। तो समीकरण कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। बैठा लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर बट्टे में क्यू प्लस, और फिर माइनस है तो माइनस से हो जाएगा, इसको डायरेक्ट मैं माइनस से लिख देता हूं, ठीक है। माइनस माइनस क्यूब स्क्वायर बट्टे में p इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर बट्टे में क्यू इंटू माइनस क्यू स्क्वायर बट्टे में p, ठीक है। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और माइनस माइनस आपको कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, डायरेक्ट हम बट्टे पर का जोड़ कर देते हैं तो ये हो जाएगा पी क्यू, और ये तो हो गया है प्लस, तो ये हो जाएगा क्यू क्यू यानी क्यू के पावर 3 बट्टे में पी क्यू, बट्टे पर का जोड़ कर दिए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इंटू एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो p से p कट गया तो एक p बचा, और q से q कट गया तो एक q बचा, तो हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू क्यू। अगर इसका सूत्र आपको नहीं पता है तो यहां पर समझो, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया 2ab, तो 2ab माइनस करेंगे और माइनस ab पहले से है तो हो जाएगा 3ab। इस दोनों सूत्र को आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो इस पर बैठाइए, यहाँ पर क्या लिखे थे, प्लस 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 प्लस, यहाँ पर बनाने वाले थे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर p प्लस क्यू इंटू p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 3p इंटू क्यू बट्टे में पी क्यू। बहुत ही लैंग्वेज आपका इसमें है,
हालांकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत फास्ट करोगे तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं फास्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए। इंटू एक्स प्लस पी क्यू। अब आप इस सब का वैल्यू रख दीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया। जैसे देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा इस समीकरण से लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा यानी पी प्लस क्यू बराबर हो जाएगा, क्योंकि समीकरण के मूल पी क्यू आपको दिया है, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस 6/3 यानी 3 3 3 3 6/3 -2 हो जाएगा। ठीक है, और पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यानी मूलों का गुणनफल, तो सी बाई ए यानी 2/3 हो जाएगा। आप बैठा लीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा x² प्लस पी प्लस क्यू कितना हो गया, -2। अरे पी प्लस क्यू कितना हो गया मेरे दोस्त, -2 इंटू पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो 2 दूना के 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 पी क्यू, तो 3 मल्टीप्लाई बाई पी क्यू कितना हो जाएगा 2/3, तो ये हो गया 2/3। और बट्टे में कितना है पी क्यू, तो पी क्यू कितना हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा आपको 2/3। बहुत ही कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, इंटू एक्स प्लस पी प्लस क्यू, अरे पी क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू यहाँ पर देखो 2/3 है, तो 2/3 हो गया। बस अब कैलकुलेशन होने ही वाला है, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिए, स्किप नहीं कीजिए वीडियो को। ठीक है, देखिए तो 3 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया x² प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूना के 4 यानी -4x, और -4x में आपको गुणा करना है, 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे। ठीक है, और प्लस 2/3x, 3x नहीं 2/3, क्योंकि x इसमें मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, तो 3 से सब में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 3x², और ये हो जाएगा 3 दूना 6 18 यानी -18 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 18x और प्लस आपको हो जाएगा 2 = 0, तो आपका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बहुत ही आपको लाजवाब क्वेश्चन था, आप लोग के लिए पूरा बोर्ड भर गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ध्यान से समझ सकते हो। आइए क्वेश्चन नंबर 8 बोला कि कितने समय में 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 6,000 का होगा। देखो यानी कितने समय में पूछा है ना, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि टी समय में। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत, तो टी समय में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, पी का RT%। अरे मेरे दोस्त साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में 100, तो उसी बात को हम कह रहे हैं कि पी का RT%। ठीक है, यहां पर लिख कर भी मैं दिखा दे रहा हूं, मूलधन समय दर यानी 3%, और इसको बोल रहा है कि ये बराबर है, यहाँ पर क्वेश्चन समझो कि कितने समय में 3% साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपए का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 6,000 होगा। यानी इतना का जो साधारण ब्याज आया यानी जो SI आया इसके बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, P आपका हो जाएगा 6,000, मूलधन समय हो जाएगा 5 और दर कितना हो गया 4%। अब आपका समय तो निकल जाएगा सेकेंडों में, निकालो, परसेंटेज कैंसिल, 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 चौके 8, 4 4 कैंसिल, टी बराबर कितना आ गया है, तो एक ही लाइन में आ गया 5 वर्ष आर। ठीक है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझना था। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये जो है क्वेश्चन आपको फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, दिया है कि √2 फिर रूट के अंदर 2 फिर √2 फिर √2 फिर √2, और आपको इतना ही तक दिया है, 1 2 3 4 5 रूट तक दिया है। अगर कभी कभी क्वेश्चन देता है √2 ठीक है, और डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो इसका आंसर क्या होता है 2। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि इसका भी आंसर मार देते हैं 2, जबकि सारा सर गलत है। ठीक है, यहाँ पर समझो कैसे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि 2 के पावर जितना रूट है यानी 2 के पावर n -1 2 के पावर n। ठीक है, कैसे ये फॉर्मूला होता है उसको मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखो। ठीक है, तो n कितना है, कितना रूट है उसको गिनो, 1 2 3 4 5, तो 2 इंटू माफ कीजिएगा 2 और 2 के पावर आपको दिया है 5 -1 2 के पावर 5, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना होता है 5 32, तो 2 के पावर 31 2 के पावर 31 आपका आंसर आ गया 32।
ठीक है, ये कैसे होता है, बात रह गई यहाँ पर। देखो यहाँ पर बोर्ड पर तो जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, हिंट दे दे रहा हूँ। यहाँ पर 2-3 टर्म सिर्फ मैं ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पर √2 ले रहा हूँ, √2 ले रहा हूँ, √2 ले रहा हूँ। ठीक है, एकदम समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पर इसको हटा ही देते हैं, ये तो आप समझ गए ना कि ऐसे होता है। ठीक है, इसको आप लोग समझ के रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आप समझिए कि होता कैसे है। यहाँ पर √2 आपको ज़्यादा नहीं लेते हैं, सिर्फ 3 रूट लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो 2 के पावर यानी 2 के पावर n - 1 बट्टे में 2 के पावर n, तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर n कितना है, यानी 1 2 3 आपको दिया है रूट, तो 2 के पावर 3 -1 बट्टे में 2 के पावर 3, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना के 8, यानी 2 के पावर 7 बट्टे में 8, इतना आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर आया इतना कैसे, समझो। ठीक है, आप √2 को क्या लिख सकते हो? 2 के पावर 1 बट्टे 2 लिख सकते हो। ठीक है, बोलो हाँ। अरे मेरे दोस्त, √2 को क्या लिख सकते हो? 2 के पावर 1 बट्टे 2 लिख सकते हो? लिख सकते हो तो जल्दी से हाँ बोलो, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, तो इस √2 के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 1 बट्टे 2। ठीक है, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये वाला 2। ठीक है, तो a के पावर m मल्टीप्लाई बाई a के पावर n क्या होता है? a के पावर m प्लस n होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 के पावर कुछ नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 के पावर 1 प्लस 1 बट्टे में 2 कितना हो जाएगा? 2 1 2 1 3 बट्टे में 2। ठीक है, अब यहाँ से तो फिर आपका √2 मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर 2 से गुणा कर दो। ठीक है, 2 से गुणा कर दिए। अब टोटल के पावर में यहाँ पर कितना आ गया? 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 बट्टे में हो जाएगा, तो 2 1 2 3 5, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा? 2 3 5 बट्टे में 2, और मल्टीप्लाई बाई 1 बट्टे में 2 कितना आ गया यार? 5 बट्टे में 4। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा इसको हटाइए, मैं भी कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, इसको हटाओ, समझो। उस सूत्र को आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये आपको समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। इस 2 के लिए लिख दिए 2 के पावर 1 बट्टे 2, और इस 2 के लिए लिख दिए 2 के पावर 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 के पावर 2 1 2 1 3 बट्टे में 2। और मेरे दोस्त, इस रूट को तो लिख भी नहीं किए थे, तो इसके लिए हो जाएगा पावर में 1 बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 बट्टे में 4। ठीक है, और फिर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यहाँ पर 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा? 2 के पावर 4 3 7, 4 1 4 3 7 बट्टे में 4। और इस रूट को लिखना चाहें तो बट्टे में नहीं, माफ कीजिएगा, पावर 1/2 हो जाएगा, तो पावर 1/2 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया? 2 के पावर 7 बट्टे में 8। इतना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर 10 तक दे दे रूट तो आप वोट भर दीजिएगा, फिर भी आपसे गलती हो सकता है, जैसे मुझे यहाँ पर हो गया था मेरे से। ठीक है, तो इस फार्मूला डायरेक्ट याद रखिए, 2 के पावर n - 1 बट्टे में 2 के पावर n, इस फार्मूला को हमेशा याद रखिए। ठीक है, और n क्या होता है? ये जितना रूट दिया रहता है उसकी संख्या, याद रहेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10, इस पर बहुत सारा समय गया मेरा। देखो, बोल रहा है 720 रुपए में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताइए। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन एकदम क्वेश्चन हल्का है। देखो कैसे, एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर माना जाए, हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? x रुपया। ठीक है, तो 17 गेंद को बेच रहा है, तो 17 गेंद को खरीदा भी होगा, तो 17 गेंद का सीपी कितना हो जाएगा? यहाँ पर एक गेंद मान लीजिए, एकदम आराम से समझो, तो 17 गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ठीक है, तो आप कहोगे 17x। ठीक है, तो अब मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान दो कि हानि बराबर क्या होता है? हानि कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं। एकदम हिंदी में, प्योर हिंदी में समझा रहा हूं, अब नहीं समझ में आएगा तो कब समझ में आएगा मेरे दोस्त? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देते हैं, यानी सीपी में से एसपी को घटा देते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है? 17x। विक्रय मूल्य कितना है आपको? 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य के बराबर है, यहां पर क्या दिया है? थोड़ा सा समझिए।
यहाँ पर 5 गेंदों के क्रयमूल्य के बराबर क्या है? अरे मेरे दोस्त हानि है, तो यहाँ पर हानि दिया है, तो ये हो जाएगा 5x बराबर हो जाएगा आपको माइनस विक्रय मूल्य, यानी एसपी लिख देता हूं। तो एसपी बराबर क्या हो गया? 17x माइनस 5x यानी 12x। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि 12x का वैल्यू 720 है, 720 है, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 12 छके 72 यानी 60 रुपया। यानी एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हुआ? मैं क्या माना हूं कि एक गेंद का क्रय मूल्य है x रुपया, तो x का वैल्यू आ गया 60, तो एक गेंद का क्रय मूल्य हो गया 60 रुपया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन आप लोग इसको 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर समझा दे रहा हूँ यार, इसमें क्या बात है। देखो, बोला है कि 720 रुपया में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य बताओ। तो हमने मान लिया कि एक गेंद का क्रय मूल्य x रुपया है, तो 17 गेंद खरीदा होगा तो उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा? तो 17x। ठीक है, तो हानि बराबर होता है आपको क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो 5x का हानि हो जाएगा, यानी टोटल हानि 5x हो जाएगा, और क्रय मूल्य दे दिया 17x। ठीक है, और माइनस एसपी कर लेंगे विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है हानि। ठीक है, तो एसपी बराबर क्या कर देंगे? 17x माइनस 5x कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 12x, जबकि क्वेश्चन में 12x का वैल्यू 720 रुपया दिया है, यानी विक्रय मूल्य दिया है, तो x का वैल्यू आ गया 60 रुपया, जबकि क्वेश्चन में हम माने हैं कि एक गेंद का क्रय मूल्य x रुपया है, तो x का वैल्यू 60 आ गया, तो आपका राइट आंसर बना 60। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 समझिए, परमुटेशन का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि मशीन के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है ताकि स्वर हमेशा साथ रहे। स्वर कितना है? देखो तो A I E, 3 गो स्वर है, A I E, बाकी कितना बचा है? M C H N, MCHN, इतना ही ना बचा। ठीक है, तो अब स्वर को मान रहा है 1 यूनिट, क्योंकि इसको बोल रहा है कि व्यवस्थित किया जाए कि स्वर हमेशा साथ रहे। ठीक है, और ये कितना है? 4, तो टोटल तरीका सजाने का कितना हो जाएगा? 4 1 5, यानी फैक्टोरियल 5। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज और यहाँ पर ध्यान दो कि 3 गो स्वर है बकलोलवा, अगर एक ही जगह बैठा है तो ये अपने में अदला बदली कर सकता है कि नहीं? ई कहेगा कि नहीं हम यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, और आई तो बीच में रहेगा, ए कहेगा कि नहीं हम यहाँ पर रहेंगे, और फिर ए आई कहेगा कि नहीं हम बीच में नहीं रहेंगे, हम पहले रहेंगे, और ए यहाँ पर आ जाएगा और ई यहाँ पर आ जाएगा, फिर भी एक ही साथ है ना। और आई कहेगा कि नहीं हम उस साइड जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए, और ए हो जाएगा ई, और ए हो जाएगा आई। कितना तरीका हो जाएगा इसके लिए? ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो 3 यहाँ पर भवेल है, तो इसके लिए भी 3 तरीका हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल 3। तो आपका राइट आंसर बना फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 12। बोला एक टेलीविजन का अंकित मूल्य 24,000 रुपया है। एक खुदरा व्यापारी ने इसे 20% तथा 10% के क्रमागत छूट पर खरीदा। उस खुदरा व्यापारी ने तब इसे कितना में खरीदा? देखो तो 24,000 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, एक बार 20% छूट यानी 80/100, एक बार 10% छूट यानी 90/100। ठीक है, तो घटा लीजिए, आपका राइट आंसर आ गया 20 चौके 80, 20 पांचे 100, 10 नवा 90, 10 दाम में 100, कितना हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, 5 से कितना बार में कटेगा? देखिए ध्यान से, 5 चौके 20, 5 8 40, 480, तो आपका आ गया 480 मल्टीप्लाई बाई 36। इतना से गुणा करना लग गया। यहाँ पर थोड़ा सा जबान फंस रहा है, मुझे प्यास लगी है। ठीक है, इतना आपका आ गया। तो आंसर लिखना है तो यूनिट डिजिट से लिख लीजिए। यूनिट डिजिट तो सबका 0 0 है, और यहाँ पर भी 0 है यार, काम तो बनेगा नहीं, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इसको तोड़ कर लिख दे रहे हैं। जैसे देखिए 48 को कितना लिख सकते हैं? 12 गुणे 4, 12 चौक 48, और 10 को किनारे कर दो, यहाँ पर 480 हो जाएगा, और 36 को तोड़ दो, 9 चौके 36, तो 9 चौके हो जाएगा 36। देखो तो 9 चौके 36 नहीं करो, 12 यहाँ 36 करो, क्योंकि एक चीज मुझे दिख रहा है यहाँ पर कुछ अलग, आपको भी सिखा रहा हूं। ठीक है, टेंशन नहीं लो, ये हो जाएगा 12 यहाँ 36। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये क्या चीज दिखा मुझे कि यहाँ पर हो गया 4 तिहाई 12, और 1 12a और 1 12a, क्या हो गया? 12 का क्यूब और मल्टीप्लाई बाई 10। तो 12 का क्यूब तो आपको लगता है 10 बार बताइए दिए होंगे कि 1728 होता है। ठीक है, और 0 आपका बैठ जाएगा, तो 1728 और 1 0 हो जाएगा आपका ए। 12 का क्यूब बताएं, 15 का क्यूब बताएं हैं, और 25 का क्यूब बताएं कि 15 625 होता है, 26 का क्यूब बताएं, ये सब आपको बताएं हैं। आप रेगुलर वीडियो देखते रहिएगा, आपको सब चीज आ जाएगा मैथ में। ठीक है, लेकिन आप सोचते हो कि एक ही बार में 1 से लेकर 30 तक का क्यूब याद कर लूंगा। मेरे दोस्त इम्पॉसिबल, आप डायरेक्ट रट कर नहीं याद कर सकते। ठीक है, जब क्वेश्चन बनाते रहोगे तो एक एक चीज आते रहेगा, आपके दिमाग में घुसते रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद होता है। ये क्वेश्चन नंबर 13।
बोल रहा है कि किसी परीक्षा में 38% परीक्षार्थी सामान्य ज्ञान में फेल करता है और 29% परीक्षार्थी गणित में फेल करता है। ठीक है, फेल करना भी जरूरी है। और 10% परीक्षार्थी दोनों में फेल किया, तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत पास किया? देखो तो यहाँ पर कितना है, जीके वाला है, जीके, और एक क्या वाला है, मैथ वाला। मैथ वाला तो ज़्यादा फेल करना चाहिए और 29% कर रहा है। जीके इसका मतलब टॉप है। ठीक है, 38% सामान्य ज्ञान में। ठीक है भाई, 38%। मैथ में कितना फेल किया? 29%। और दोनों में कितना फेल किया? 10%। यहाँ पर एक चीज समझो कि केवल जीके में कितना फेल किया, तो 38 आपको फेल किया है जीके में, लेकिन केवल जीके हम बात कर रहे हैं, केवल जीके। तो 38 में से 10 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा? 28। केवल जीके में 28% फेल किया। केवल मैथ की बात किया जाए तो 29 में से 10 गया, आपको 19% फेल किया। लेकिन यहाँ पर हमें फेल के बारे में नहीं पूछ रहा है, बोला है कि दोनों में फेल किया तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत पास हुआ। तो पहले तो 100% है। ठीक है, अरे मेरे दोस्त परसेंटेज में कोई चीज 100% होती है। ठीक है, और उसमें से फेल कितना कर गया? 28, 10 38, और 38 19 कितना हो जाएगा? 38 19 57, 19 57। ठीक है, 38 19 57 आपको फेल किया है, तो 57 माइनस कर लो, तो पास कितना करेगा? 43, यानी 43%। और आप इसके बारे में ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारा आपको करवाया गया है। कहाँ पर? राकेश यादव के बुक सॉल्यूशन में करवा रहा हूं। मेरे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है राकेश यादव सर मैथ बुक परसेंटेज। ठीक है, वहां से जाकर आप इस प्रकार के ढेरों क्वेश्चन का डिस्कशन देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन आ गया आपको, समय दूरी वाला है। बोला एक साइकिल चालक 24 किलोमीटर की दूरी को एवरेज का है। ठीक है, और 26 किलोमीटर पर आवर, क्या बोल दिया, एक साइकिल चालक 24 किलोमीटर की दूरी को 16 किलोमीटर पर आवर तथा शेष दूरी यानी 36 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है, तो उसकी पूरी यात्रा का औसत गति क्या है? इसके लिए एक शॉर्ट भी होता है। ठीक है, वो शॉर्ट क्या होता है कि शॉर्ट होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस बटे में टोटल इफिशियंसी। लेकिन उस पर मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। शॉर्ट होता है, मैं मानता हूं, लेकिन आप सीखे रहोगे तब आपके लिए शॉर्ट है। नहीं सीखे हो तो आपको इफिशियंसी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस क्या लेना है, आपको एलसीएम किसका लेना है, पहले तो यही नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में आपको जानना होगा। और यहाँ पर बेसिक भी यहाँ पर सबसे उम्मीदा आपको बेसिक से भी बन जाएगा मेरे दोस्त। जैसे यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर टोटल एवरेज पूछा है ना, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस। देखो ना कैसे बन जाता है, टोटल डिस्टेंस बट्टे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 24 प्लस 36, 24 36 कितना हो जाएगा? 24 36 30 30 30 30 60। अरे 30 30 60 हुआ। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर 16 किलोमीटर पर आवर की गति से। तो इसके लिए समय हो गया 24 बटे में 16 और प्लस 36 किलोमीटर वाला के लिए कितना हो जाएगा? इसके लिए चाल 15 है, तो 36 बटे में 15। बस कैलकुलेशन कर लीजिए कितना हो जाएगा? 8 तिया 24, 8 दूना के 16, 3 3 3 12 तिया 36, 12 तिया 36, 3 5 15। गुणा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 5 2 10, 5 दूना के 10, 10 चला जाएगा ऊपर, 60 मल्टीप्लाई बाई 10, ये हो जाएगा 5 तिया 15, 12 दूना 24 15 और 12 दूना 24 15 24 39। ठीक है, आप अपने मर्जी से कैलकुलेशन कर सकते हो जिस तरह से आप करते हो। मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करता हूँ कुछ अजीब तरीका से। वो कुछ तरीका नहीं, बटरफ्लाई मेथड है। इसका तिर्यक गुणा कर दिया और इसका तिर्यक गुणा कर दिया, उसको जोड़ दिया और नीचे वाला का गुणा करके ऊपर लिख दिया। ठीक है, आप अपने मर्जी से कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। अब यहाँ पर भयंकर कैलकुलेशन आ गया। क्यों? क्योंकि 39 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर से आप लोग पता है कि भाग नहीं जल्दी दिया जाता है। आपको डायरेक्ट भाग नहीं जाता है, तो आपको भागा से देना पड़ता है, यानी कि बेसिक से। ठीक है, कटता उड़ता कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, लगभग में अंदाजा लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पर नॉन ऑप्शन भी खड़ा है चुट्टा, तो मैं यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ और आप लोग नहीं लीजिएगा। आप लोग भागा आप लोग पूरा कीजिएगा। जैसे 39 को मैं यहाँ पर 40 मान ले रहा हूँ कुछ समय के लिए, तो कितना हो जाएगा? 20 तिया 60, 20 दूना के 40, 2 5 10, यानी 5 तिया 15 के करीब आपका आंसर आया। तो 15 के करीब 15.5 भी है, 15.38 भी है। मेरे दोस्त कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं होगा। आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए 600 में 39 से, आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। आप चाहो तो थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते थे यहाँ पर, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा दूर दूर नहीं है, करीब करीब है, तो हो सकता है कि आपका गलत हो सकता है। नॉन भी है तो हो सकता है कि आपका नॉन आ जाए।
ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 15। बोला है कि एक थैले में 5 लाल गेंद है एवं कुछ नीला गेंद है। रेड कितना है 5 और नीला कितना है ब्लू कुछ यानी x। बोला यदि एक नीली गेंद खींचने की प्रयेकता लाल गेंद की अपेक्षा दूनी है, यानी दोगुनी यहां पर कर सकते हैं, दोगुनी है, तो नीली गेंदों की कुल संख्या देखो तो एक नीली गेंद खींचने की प्रयेकता, तो नीली गेंद खींचने की प्रयेकता क्या हो जाएगा x बटे में, यानी नीली गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में टोटल परिणामों की संख्या, तो टोटल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा 5 + x। और इसके बारे में बोल रहा है, समझिए यहां पर ध्यान से एकदम, कि लाल गेंद की अपेक्षा दोगुनी है, तो लाल गेंद कितना हो जाएगा, लाल गेंद खींचने की प्रयेकता 5 बटे में टोटल आपका हो जाएगा 5 + x। ये नीला वाले के बारे में बोल रहा है कि ये दोगुनी है, तो मेरे दोस्त लाल वाला में 2 से गुणा कर दो, इक्वेशन को बराबर कर दो, ठीक है। अब काट कूट लो, आपका आंसर आ जाएगा, तो 5 + x 5 + x कट गया, तो डायरेक्ट आ गया x बराबर 10 गेंद। आपको नीली गेंदों की संख्या कितनी हो गई, यानी 10। 10 किधर है 10 सी। आइए क्वेश्चन नंबर 16। बोला है कि एक ट्रेन 15 सेकेंड में एक पोल को पार कर जाती है, ठीक है। वह 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 25 सेकेंड में पार कर जाती है, तो मीटर में ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो ट्रेन जब पोल को पार करती है, आदमी को पार करती है, बकरा बकरी घोड़ा घोड़ी गाय भैंस आदमी ये सब को पार करती है, तो उसके लंबाई को नहीं लिया जाता है, ठीक है। ये बात को आप लोग ध्यान रखिए। हाँ, जैसे प्लेटफार्म पार की उसका कुछ लंबाई है, जैसे सुरंग पार की उसका कुछ लंबाई है, उसके डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। तो 15 सेकेंड में बोल रहा है कि ट्रेन एक पोल को पार की, तो पोल का कोई लेंथ ही नहीं है, ठीक है। पोल ऐसे खड़ा है तो कितना मीटर लंबा होगा, लंबा तो होगा, माफ कीजिएगा, कितना चौड़ा होगा। ट्रेन पार करेगी तो ऐसे ना पार करेगी, ऐसे थोड़ा ना पार करेगी कि उसके लंबाई के अनुकूल पार करेगी, ठीक है। यानी कितना चौड़ा होगा, अरे 1 फीट नहीं होगा यार, आधा फीट से कम ही होता है, बहुत कम होता है, तो उसकी लंबाई को हम लोग नहीं लेते हैं। हालांकि लेना चाहिए, लेकिन कुछ देगा तब ना हम लोग लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ देता भी नहीं है तो लोग कुछ लेता भी नहीं है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। तो अपने लंबाई को तो पार करेगा ट्रेन, तो अपने लंबाई को पार किया, यानी लेंथ अपने लंबाई को पार किया, तो इसको हम इंडिकेट करते हैं LT से, ठीक है, यानी ट्रेन की लंबाई। अब बोल रहा है कि लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकेंड में, यानी 25 सेकेंड कब लगा, जब अपने लंबाई के साथ साथ, यानी ट्रेन की लंबाई के साथ साथ 100 मीटर का प्लेटफार्म भी पार किया तब, ठीक है। तो समय में देखिए कितना का डिफरेंट आ गया, तो 15 10 25 यानी 10 सेकेंड का, लेकिन डिस्टेंस में कितना का फर्क आया, तो 100 मीटर का। मेरे दोस्त 100 मीटर का फर्क क्यों आया, क्योंकि 10 सेकेंड के चलते। तो यहां पर चाल निकालना चाहो आप, चाल रेलगाड़ी का, तो दूरी बटे में हो जाएगा समय, दूरी बटे में समय, तो दूरी आपका 100 है और समय आपका 10 है, तो 10 टाइम में कट जाएगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया चाल। लेकिन आपसे चाल नहीं पूछा है, पूछा है कि तो मीटर में ट्रेन की लंबाई। तो मेरे दोस्त यहां पर चाल आ गया 10 और समय आपको 15 है, तो ट्रेन की लंबाई यहां से नहीं निकाल सकते हैं, तो ट्रेन की लंबाई LT कितना हो जाएगा 15 × 10, यानी चाल गुणे समय कितना हो गया आपका दूरी, यानी उसका डिस्टेंस, तो 150 मीटर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है आपको रेल का। आइए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक निश्चित संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग का 5 गुना दूसरे भाग का 18 गुना जोड़ने पर संपूर्ण के 7 गुना के बराबर हो जाता है, तो भागों का अनुपात। मान लीजिए कि दोनों भाग को, एक को x भाग मान लो, एक को y भाग मान लो, यानी संख्या को x और y भाग में बांटा गया है। तो बोला है पहला भाग का 5 गुना यानी 5x तथा दूसरे भाग का 18 गुना जोड़ने पर, यानी 18y जोड़ देते हैं, तो इसका जो रिजल्ट प्राप्त होता है टोटल के, यानी x + y के 7 गुना के बराबर होता है। यानी इससे ये 7 गुना है, इस वाले पॉइंट से ये 7 गुना है, तो इसमें जब आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इक्वेशन बराबर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है, हो जाएगा। ये बात को मैं बार बार समझाता हूं। जैसे बोल रहा है इसके बारे में 7 गुना, कि 5 गुना तथा दूसरे भाग के 18 गुना को जोड़ने पर संपूर्ण के 7 गुना के बराबर, यानी इसके 7 गुना के बराबर ए है, तो 7 गुना से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका इक्वेशन बराबर हो जाता है, यानी उल्टा गुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब हल कर लीजिए, क्या बोल रहा है, भागों का अनुपात यानी x बट्टे में y। अब तो हल हो जाना चाहिए यार, देखो कैसे, कितना हो गया 5x + 18y बराबर हो जाएगा 7x + 7y, तो 7 में से 5 गया 2x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 18 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 18 7 11y,
तो x बट्टे में y कितना हो गया, 11 बट्टे में 2, 11 बट्टे में 2 यानी x अनुपात y बराबर 11 अनुपात 2 यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है यहाँ पर, समझिए 3 4 5 3 6 3 4 5 3 का माध्य यानी मीन, बहुलक यानी मोड और मीडियन ज्ञात करें। तो बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक जो ज्यादा बार आए, तो ज्यादा बार कौन आया, 3, देखो तो 2 3 4 बार तो 3 आ गया, तो आपका बहुलक हो गया 3, इसमें 3 है नहीं, इसमें 3 है नहीं, इसमें 3 है नहीं, और 3 बीच में यहाँ पर है, और आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अरे बहुलक 20 में है, माध्य बहुलक उसके बाद माध्यिका, तो बहुलक कितना हो गया 3, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मैं आपको पूरा निकाल के बताता हूँ, माध्य पहले निकालते हैं, बहुलक तो 3 आ गया। माध्य क्या होता है, टोटल को जोड़ दो और जितना संख्या उससे भाग दे दो, ठीक है, एवरेज की तरह यार, जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे ही माध्य निकालते हैं, एवरेज और माध्य में कोई अंतर नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12 3 15 6 21 3 24 4 28 5 28 2 30 3 33 3 36, और टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 36 बटे में 9 कितना हो गया 4, माध्य आ गया आपका 4। अगर माध्यिका की बात किया जाए, माध्यिका और राधिका, ठीक है, माध्यिका माफ कीजिएगा, माध्यिका, तो माध्यिका कैसे निकालते हैं कि जो संख्या दिया रहता है उसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, और जो एग्जैक्ट बीच में आता है, जो संख्या उसके एग्जैक्ट बीच में आता है वही आपका माध्यिका होता है। जैसे लिखिए बढ़ते क्रम में 3 3 3 3, कितना बार है 3, 4 बार हम तो लिख दिए, 1 2 3 4 बार है, ठीक है, 4 कितना बार है 1 2 बार ही है, तो 4 4 4, उसके बाद 5 कितना बार है 1 2 बार है, 5 5 6 कितना बार है 1 बार है, कितना हुआ 9 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। बीच में कौन आ गया, अरे थोड़ा सा आंख गड़ाओ, देखो बीच में कौन आ गया, 4 आ गया। अरे 4 संख्या इधर से छांट लो, 4 संख्या इधर से छांट लो, तो बीच में 4 आ गया एग्जैक्ट, तो आपका माध्यिका हो जाएगा 4। तो माध्य 4, बहुलक 3, माध्यिका 4, आपका राइट आंसर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिए। बोल रहा है नीचे दिए गई आकृति में एबीसीडी एक वर्ग है, यानी एबीसीडी वर्ग है जो सफेद कलर से आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतरिक्ष नहीं माफ कीजिएगा, इसके इंटीरियर पार्ट में स्थित है, पता नहीं हिंदी क्या लिखा है, इसके अंदर स्थित है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हो मेरे दोस्त, एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी इस एरिया को घटा देंगे, तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, काला वाला का एकदम निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 22 बट्टे में 7, रेडियस है 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो गया 22 7 154, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना रह गया। तो देखो, तो वर्ग का अगर हम विकर्ण खींच देते हैं तो ये वृत्त का व्यास हो जाएगा। अरे मेरे दोस्त, वर्ग का विकर्ण खींच देते हैं तो ये वृत्त का व्यास हो गया, और वृत्त की त्रिज्या 7 है तो विकर्ण हो गया 14, तो आपका व्यास हो जाएगा 14, क्योंकि व्यास बराबर विकर्ण हो गया यहाँ पर। तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहें, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, तो कितना होता है 1/2 इंटू d2 स्क्वायर, अरे डी स्क्वायर यानी विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर, तो कितना हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, तो 2 8 16 और 2 8 16 88, अरे मेरे दोस्त 2 9 18 माफ कीजिएगा, 2 9 18 और 2 8 16 98 आ गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल 154 और 98 घटा दो 154 में से, तो कितना आ गया 154 में से 98 घटा दो 56, तो आपका राइट आंसर हो गया अब 56, ठीक है। कुछ नहीं करना था। ये क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 आपको थोड़ा सा इसको समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। बोला है कि यदि कोई रेखा बिंदु 3 -18 से होकर गुजरती है तो उस रेखा का निम्न में से कौन सा समीकरण हो सकता है। अरे मेरे दोस्त, वो बिंदु जो है जिस भी आपको रेखा से गुजरेगा तो उस रेखा को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, ये बात थोड़ा सा सोच के मुझे बताना। बोला है कि यदि कोई रेखा एक बिंदु इतना से होकर गुजरती है, माफ कीजिएगा उल्टा बोला गया, यदि कोई रेखा एक बिंदु इतना से होकर गुजरती है तो उस रेखा का निम्न में से कौन सा समीकरण होगा, यानी जो रेखा होगा उसको ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, एकदम करेगा। तो सेटिस्फाई करवा लो, ऑप्शन 1 चेक करो, तो ए हो जाएगा x और ए हो जाएगा y, क्योंकि डायरेक्ट हम जब भी
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति, हिंदी में बोले तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लिखते हैं किसी भी पॉइंट को तो पहले x होता है उसके बाद y होता है, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया 3 और y का -18। समीकरण सेटिस्फाई करवाओ, ए चेक करते हैं पहले। तो x हो जाएगा -18 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई x कितना हो जाएगा 3 -3 बराबर 0 आना चाहिए, तो कितना हो गया 7 × 21 और 18 × 21 यानी -21 प्लस 21। ये तो पहले ही समीकरण सेटिस्फाई हो गया, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 21, बोला है कि 4000 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष अंक 19 से पूरी तरह विभाज्य हो गया। कौन संख्या घटाओगे, जितना शेष बचोगे जितना शेष बचेगा 19 से भाग देने के बाद उसी संख्या को घटा लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो 4000 है, 19 से भाग दो तो कितना हो जाएगा 19 दूना के 38, बचा कितना 2 तो 19 से कम 19, बचा कितना 1 यानी 10 आपका शेष बच गया। तो 10 आपको घटा लोगे टोटल में से तो आपका नहीं पूरी तरह से संख्या विभाज्य हो जाएगा, यानी 10 नहीं शेष बचेगा। यही तो पूछ रहा है कि 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाया जाए कि शेष अंक 19 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए, यानी हमें शेषफल नहीं यहाँ पर रिमाइंडर नहीं बचाना है, ठीक है। तो 10 घटा लो, ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 22, ये सब सिंपल, आपको सिंपल है क्वेश्चन। बोला है कि 3 लड़के और 3 लड़कियां एक कार्य को 6/5 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो एक लड़के और एक लड़कियां को कितने घंटों की आवश्यकता हो। देखो टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर दो, यानी 3 बॉय प्लस 3 गर्ल में गुणा कर दोगे 6/5 से तो हो जाएगा टोटल वर्क। और यहाँ पर बोल रहा है कि एक बॉय और एक गर्ल कितने घंटे की आवश्यकता होगी, तो मान लो x घंटा, ठीक है। तो x का वैल्यू निकालना है, निकलेगा ये हो जाएगा 3 का कॉमन ले लो तो 3 हो जाएगा b प्लस g, ये हो जाएगा 6/5 बराबर b प्लस g, एक से कोई मतलब नहीं, इंटू एक्स, तो b प्लस जी कैंसिल हो गया, कितना हो गया x बराबर 18/5 घंटा। आपका राइट आंसर हो गया 18/5 घंटा। आइए 23, बोल रहा है कि नीचे दिए गए, नीचे कंपनी में माफ कीजिएगा, नीचे कंपनी जेड की कई वर्षों की व्यय लाखों रुपए में सूची दी गई है, तो पूछा है कि वर्ष 2011 में कंपनी जेड का कुल खर्च कितना होगा। कंपनी जेड किधर है, अच्छा कंपनी जेड के बारे में सब आइटम आपको दिया है कि जेड कंपनी के लिए प्रत्येक व्यय आइटम, और 2011 में पूछा है कि कुल खर्च, तो 2011 में कितना खर्च होगा, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना जोड़ लो, और बेवकूफ़ों की तरह जोड़ो नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखो कौन, जिसके अंत में आपका 0.4 हो, यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अरे दोस्त टोटल को जोड़ेंगे और यहाँ पर देखो ना ध्यान से कि टोटल को जोड़ना है और 0.4 एक कुजात है और इसको किसी में जोड़ना ही नहीं है, तो 0.4 सबके जोड़ने के बाद 0.4 तो अलग रह ही जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 24। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन करवाए हैं। बोला है कि यदि बाह्य बिंदुओं से खींची गई छेदक रेखा दिए हुए वृत्त को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार काटती है कि OA = 4, यानी OA 4 है और OB दिया है 9, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस दिया है 9, तो पूछा है कि O से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, इसकी लंबाई, तो आपको बताए हैं कि OP² बराबर क्या हो जाएगा OA × OB, तो OP² बराबर आप लिख सकते हैं, OA कितना है 4 और OB कितना है 9, तो 9 चौके हो जाएगा 36 और 36 का वर्गमूल OP बराबर कितना आ गया 6, यानी x माने थे तो यहाँ पर 6 कर दो, तो आपका राइट आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर है। हम तो सोचे कि ये नहीं है, ठीक है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ये डिफिकल्ट है और इसको मैं 5 स्टार दे दूं, छोड़ो यार 3 स्टार पर आने दो क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है कि शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर पर घंटा तथा धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है। नाव की चाल 14 किलोमीटर पर घंटा और धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। आवाज थोड़ा सा आपको मध्यम सुनाई दे रहा होगा, यानी धीमा सुनाई दे रहा होगा, तो इसके लिए सॉरी यार, मैं ही आपको बहुत धीमे बोल रहा हूं, ठीक है। बोला है कि नाव एक, माफ कीजिएगा, नाव को बिंदु ए से बिंदु बी तक अनुप्रवाह जाने में, अनुप्रवाह मतलब कि धारा के अनुकूल, यानी धारा के साथ, धारा के अनुकूल, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। धारा के अनुकूल जाने में उसी नाव बिंदु बी से सी तक ऊर्ध्व प्रवाह, यानी उसके अप स्ट्रीम यानी कि प्रतिकूल, हिंदी में प्रतिकूल जाने में लगने वाले समय से 1 घंटा कम समय लगता है यदि ए तथा बी के बीच की दूरी बिंदु बी
तथा सी के बीच की दूरी से 4 किलोमीटर कम है तो बिंदु बी तथा सी के बीच की दूरी कितनी है। देखो बहुत कुछ कह दिया यहाँ पर। सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करो। यहाँ पर ए है और इससे कुछ दूरी पर आपको, ओहो ओ माय गॉड, सॉरी फ्रेंड, रुके रहिए, थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज कीजिए। यहाँ पर कर्सर हाइड हो गया है, कर्सर को लाना पड़ेगा। ठीक है, आ गया। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। ठीक है, बोल रहा है ए से बी तक अनुप्रवाह जाने में नाव बिंदु बी से सी तक ऊर्ध्व प्रवाह जाने में, यानी बी से सी, यहाँ पर कोई सी है, सी तक ऊर्ध्व प्रवाह जाने में लगने वाले समय से 1 घंटा कम लगता है यदि ए बी के बीच की दूरी बिंदु बी सी के बीच की दूरी से 4 किलोमीटर कम है। बी सी के बिंदु से 4 किलोमीटर कम है तो बी और सी के बीच का दूरी, अगर मान लो ए बी के बीच की दूरी x है तो इससे सी और बी के बीच की दूरी से x जो है 4 मीटर कम है तो ये x+4 कर दो। इसको क्वेश्चन को आप भी पढ़िएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा। इतना हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है, फिर क्वेश्चन पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। नाव बिंदु बी से सी तक ऊर्ध्व प्रवाह जाने में लगने वाला समय 1 घंटा कम समय लेता है। देखो बोल रहा है कि यहाँ तो यहाँ पर है आपको अनुकूल, यानी धारा के अनुकूल है, और यहां पर आपको जाएगा इस साइड में तो हो जाएगा प्रतिकूल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बोला है कि 14 किलोमीटर आता था, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर घंटा है। नाव को बिंदु ए से बिंदु तक जाने में, यानी अनुप्रवाह जाने में नाव बिंदु बी से सी तक ऊर्ध्व प्रवाह जाने में लगने वाले समय से 1 घंटा कम समय लगता है। यानी जो है यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अच्छा समय, तो डिस्टेंस हो गया x+4 बट्टे में आई डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो उसके लिए चाल कितना है, तो चाल घट जाएगा तो 14 में से 2 हो जाएगा, ये आपको 12 किलोमीटर। और इसके बीच का डिफरेंट दिया है, यानी अनुकूल जो है x, और इसके लिए चाल कितना है तो जुड़ जाएगा, अप स्ट्रीम में जुड़ जाता है, माफ कीजिएगा अप स्ट्रीम नहीं डाउन स्ट्रीम, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा की दिशा में। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में तो आएगा नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, इसको एक बार फिर मैं कल बताऊंगा। ठीक है, x ए डिस्टेंस हो गया, इसके लिए चाल कितना हो जाएगा, अनुकूल जा रहा है तो चाल जुटेगा तो 14 + 2 हो जाएगा 16, और इसके बीच का डिफरेंट दिया है 1। ठीक है, तो बस आपका क्वेश्चन बन गया, हल कर लीजिए। कितना हो गया, 16x + 16 चौके 64 माइनस 12x, यहाँ पर क्या कर रहा हूं यार, एलसीएम ले लो, 12 16 का 48 हो जाएगा, तो 12 चौक 48, तो 4x + 4 चौके 16 बराबर 4 चौके 16 माइनस कितना हो जाएगा, 16 यहाँ 3x बराबर हो गया 1, तो कितना हो गया 48 बराबर, यहाँ पर लिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, 4 में से 3 गया x + 16, तो x बराबर कितना आ गया 48 - 16, 48 - 16 32। तो पूछ क्या रहा है, तो बिंदु B तथा C के बीच की दूरी, मेरे दोस्त AB के बीच का दूरी आया 32, तो B और C के बीच की दूरी कितना है x + 4, यानी 32 + 4, आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर। तो ये रहा आपको 25 क्वेश्चन का डिस्कशन, और ये रहा सेट नंबर 27। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपके लिए सेट नंबर 28 का सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।